रोहित शर्मा का फॉर्म, ऋषभ पंत का फॉर्म, कौन सी मिलेगी पिच जहीर खान को एकाना स्टेडियम में, लखनऊ सुपर जायंट्स को, मुंबई ने की है वापसी। बहुत कुछ है बात करने को, तो चलिए करते हैं इस मैच के बारे में बात। देखिए, सबसे पहले ना मैं बहुत बड़े टॉकिंग पॉइंट से उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि जहीर खान ने पिछले मैच के बाद एक चिंता जताई थी कि उन्हें जिस तरह से पिच चाहिए वो पिच मिली नहीं। ऐसा लगा कि पंजाब अपनी पिच यहाँ पे लेके आ गई है लखनऊ में। उम्मीद यही रहेगी कि वो सब सॉर्ट आउट हुआ हो और क्यूरेटर और लखनऊ सुपर जायंट्स का एक तालमेल बैठा हो, क्योंकि मुंबई के सामने अगर आपको जीत चाहिए, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं आप, तो फिर आपको ना वो बाउंस वाली पिच आपको देनी नहीं है उनको, जो गुजरात ने किया था। अहमदाबाद में क्या हुआ था, अहमदाबाद में ब्लैक सॉइल की पिच दी थी, आशीष नेहरा वहाँ पे कोच है, और थोड़ी स्लो पिच पे वहाँ पे कारगर साबित नहीं हुए थे मुंबई के बल्लेबाज। मुंबई के बल्लेबाजों को चाहिए पेस, बाउंस, वो नहीं दिया, रिजल्ट गुजरात के खाते में। क्या लखनऊ ये काम कर सकती है? क्या लखनऊ काली मिट्टी की पिच पे वो बाउंस को निगेट करके थोड़ा लो बाउंस रखे, अपने स्पिनर को कहे कि ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करे और ज्यादा बेहतर बैलेंस के साथ आए? ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहेगा और उससे मेरी निगाहें भी रहेगी। दूसरी बात, रोहित शर्मा का फॉर्म, ये चिंता का विषय तो है ना। बहुत बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, मैच विनर रहे हैं, कप्तानी तो उनकी मुझे लगता है कि बेस्ट कप्तान रहे आईपीएल के। महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे जब वहां पे रोहित शर्मा का नाम होगा ही होगा। उस लेवल के कप्तान रहे, बोलर्स कैप्टन रहे, दिमाग बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बल्ले से ना जितनी उम्मीद है सबको वो आए नहीं है। मेरा ये मानना है, मैंने टेक्निकल कई बार एनालिसिस भी किया है कि जब उनका बल्ला चलता है उससे पहले पैर चलते हैं ना, तो पैर क्या है, दोनों पैर अगर ऐसे है, अगला पैर स्टांस के बाद जब इनिशियल मूवमेंट होता है तो ऐसा हो जाता है। अगर अक्रॉस चला जाएगा, पीछे आप देखेंगे उनका हील नजर आता है, वो बुल डिलीवर होने से पहले। जब ऐसा होगा आप ऑलरेडी अपने आप से लड़ रहे हैं, तो ये तो एक टेक्निकल बात हो गई। दूसरा, उन्होंने अपना खेलने का अंदाज बदला है। पहले जब वो आए थे, हमेशा उनके टैलेंट की बात होती थी, हमेशा उनके टाइमिंग की बात होती थी। जब आप एग्रेशन दिखाते अपने बल्लेबाजी में तो स्विच होता है, बल्लेबाजी में स्विच होता है, और साथ ही में जैसे ही वो जहनी तौर पे स्विच होगा, बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट करती है। टाइमिंग से बन गए थोड़ा पावरफुल बल्लेबाज। जब ऐसा होता है तो आपका बॉटम में ज़्यादा चलने लगता है, आपका जो शेप है नॉर्मल, वहाँ पे आप बॉल को मारने जाते हैं जिसमें आपको शेप होल्ड करना है, शोल्डर से अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक सिंक में, वहाँ पे गड़बड़ होती है। कई बार हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा शुरुआत में फोर्स करने जाते हैं रोहित शर्मा, वहाँ पे अपने विकेट गंवाते हैं। अगर गेंद ने हरकत करी तो, गेंद हरकत नहीं करती अलग चीज़ होती है। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें जिस पे रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, एक तो अपना अगला पैर, और दूसरा शुरुआत में बहुत ज्यादा जोर से गेंद को मारने ना जाए। ये तो हो गई टेक्निकल बात। जहनी तौर पे मुझे लगता है यार, इतना बड़ा प्लेयर है ना, किसी चीज में इनसिक्योर तो नहीं है, बहुत सिक्योर वो खिलाड़ी है। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि जितना भी उनका क्रिकेट है, हमेशा तो कोई क्रिकेट खेल नहीं सकता, जितना क्रिकेट है उतना एंजॉय करे। तो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो लाना लीडरशिप ग्रुप की जिम्मेदारी है। ये हुआ, उनसे बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस के जरिए, क्योंकि फील्ड में अगर नहीं है, अगर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं, तो डगआउट से भी बहुत सारी एडवाइस देके चीज़ों को संभाल सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो खैर, ये रोहित शर्मा ये दो चीज़ें कर सकते हैं जो मुझे लगता है। आप फैन जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा जोर से मारने जाएंगे, गड़बड़ होगी। उनके पास वैसे भी ताकत है, बैकलिप ऊपर से आता है, अगर जिसका भी बल्ला एकदम ऊपर से आता है ना, उनको बहुत ज्यादा गेंद को जोर से मारने की जरूरत नहीं होती। और पीछे का शोल्डर हमेशा, जब वो बल्लेबाजी करते हैं, जब मैच चल रहा होगा, आप देखना पीछे का शोल्डर हमेशा बॉलर की तरफ होता है। अगर ज्यादातर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा आप ओपन हो गए। अगर इतने ज्यादा ओपन हो गए तो फिर ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये दो चीजें ऋषभ पंत भी कर सकते हैं। दूसरा, अब कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में हम सीधा चलते हैं बात करने के लिए। लेकिन कॉम्बिनेशन से पहले एक और प्लेयर की तो बात करेंगे ना, निकोलस पूरन पे इतनी जिम्मेदारी है लखनऊ सुपर जायंट्स की, ये कमान संभालने की, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा कर रहा है, रन कमाल के मार रहे हैं, तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग एक अकेला बल्लेबाज है जो पूरी यूनिट को संभाल सकता है, उतना दमखम रखता है। लेकिन पिछले मैच में वो ऑफ स्टंप के बाहर उनके आंख से दूर रख के चहल ने उन्हें आउट किया था। क्या मुंबई इंडियंस उनके सामने एक रणनीति बना सकती है जहां पे गेंद को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर डाले और बाहर लेके जाए स्लो स्पिनर के जरिए? उनके पास एक गेंदबाज है विघ्नेश पुथुर, क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, लेकिन ये एक रणनीति उनके सामने हो सकती है। उनके पास दूसरे अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर्स भी है, मिचेल सैटनर भी है, मुजीब अगर खेलते हैं वो भी हैं। तो क्या ये प्लान एक हो सकता है निकोलस पूरन के सामने? क्योंकि उनका जो आग जो चल रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि युवराज सिंह के बाद अगर किसी का आग सबसे बेहतरीन है तो वो निकोलस पूरन का है।
आगे बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन। फोन हाथ में ले लिया है, मतलब प्लेइंग 12 के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। देखिए प्लेइंग 12 में ना एक सवालिया निशान है एड्रिन मार्करम, क्या उन्हें परसिस्ट करना है? अगर उन्हें परसिस्ट करती है लखनऊ सुपर जायंट्स तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अरुण जुयाल का एक ऑप्शन है उनके पास जिन्हें वो खिला सकते हैं प्लेइंग 12 में। ऋषभ पंत को ओपन करा सकते हैं मिचेल मार्श के साथ, ये विकल्प है। अब वो कितना लेंगे विकल्प पता नहीं, क्योंकि अगर अरुण जुयाल खेलते एक ओवरसीज बाहर जाता है तो फिर आपके पास ना एक समार जोसेफ करके जो लड़का बाहर बैठा है वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर, वो खेल सकता है, क्योंकि फायर पावर गेंदबाजी में ना कम नजर आता है। खैर, तो ये एक प्लेयर हो गए। दूसरे मिचेल मार्श, तीसरे निकोलस पूरन, ऋषभ पंत आ गए 4 पे। अगर 4 पे वो कर रहे, मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए डेविड मिलर, आयुष बदोनी, अब्दुल समद और शार्दुल ठाकुर। ये लगभग 8 नंबर तक ना आपको अच्छी बैटिंग नजर आती है। फिर दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई और एक और फास्ट बॉलर हमने देखा था कि आकाशदीप, उनका वीडियो आ गया था, वो आ गए थे, लखनऊ पहुंच गए। तो अगर वो फिट एंड अवेलेबल है तो फिर उनको तुरंत खिलाइए आवेश खान की जगह पे। एक और चीज, पिच कैसे मिलती है? अगर पिच आपको टर्निंग देनी है मुंबई के सामने तो फिर एम सिद्धार्थ की जगह बनती है, और अगर टर्निंग पिच नहीं है, काली मिट्टी की पिच है और थोड़ी सी लो पिच है जिसमें फास्ट बॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर प्रिंस यादव, उन्हें आप जरूर खिलाइए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, ताकि वो गेंदबाजी कर सके। आप लास्ट मैच में उनको नहीं खिलाया, मुझे लगता है टेक्निकली वो थोड़ी गलती हो गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की। यहाँ पे इंप्रूव करने का मौका है। तो यहाँ पे ना वो जो 13 खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए, ये उनके विकल्प बन सकते हैं। इसमें से जो 12 है इम्पैक्ट मिला के, वो कौन से होंगे ये देखना होगा। मेरे हिसाब से तो यही टीम के साथ जाना चाहिए जो जिसमें एडम मार्करम में थोड़ा एक और उनको मौका देना चाहिए, और साथ ही में प्रिंस यादव को आप जगह बनाने के लिए देखिए, क्योंकि उनका जो स्लो रन है वो बहुत अच्छे से डिप करता है। अब लखनऊ क्या करती है ये देखना होगा। अब बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। तो चलिए बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। मुझे लगता है बदलाव करने की जरूरत नहीं है। विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसको छेड़िए मत, क्योंकि आप ढूंढ रहे थे ना, गुजरात के सामने हारे तो आपने बहुत बदलाव किए थे, जबकि आपको बदलाव करने की जरूरत थी नहीं। वहां पे मैच हारे आपने, फिर बदलाव किया, मुंबई में जीते। अब यहां से फिर बदलाव करेंगे तो टीम सेटल होगी नहीं। इस वजह से मुझे लगता है रायन रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, विघ्नेश पुथुर और अश्वनी कुमार एकदम परफेक्ट है। और इम्पैक्ट प्ले में रोहित शर्मा, जरूर रोहित शर्मा पे नजर रहेगी कि उनका फॉर्म कैसे आता है, ये आपको जरूर देखना होगा। और उम्मीद यही रहेगी मुंबई इंडियंस के फैन को कि उनका फॉर्म, मुंबई के राजा का फॉर्म वापस आए और अपनी राजाशाही एकदम मैदान में उतार दे। दूसरी बात देखिए, अगर मुंबई इंडियंस को ना दिक्कत यही आती है कि अगर थोड़ी लो पिच रहे ना तो उनको अपनी रणनीति बदलनी होगी। रणनीति इस तरह से बदलनी होगी कि हमेशा वो सोचते ना कि ब्लजन करना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शॉट्स लगाने, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रणनीति थोड़ी ज़्यादा बेहतर करनी होगी। और दूसरा, जो बाउंसी पिच पे खेलता है ना, उसकी जो गेंदबाजी रहती है, उसकी जो लेंथ है थोड़ी आगे रहती है। लेकिन जब काली मिट्टी की पिच आती है ना, तो रणनीति में बदलाव करके लेंथ भी आपको अपनी तरफ खींचनी पड़ती है। तो वहाँ पे चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उनको वो रणनीति बतौर गेंदबाजी यूनिट भी बदलनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ का ध्यान मुंबई इंडियंस को रखना पड़ेगा अगर लखनऊ वो काली मिट्टी की पिच देती है तो। दूसरा, देखिए मुंबई इंडियंस ना, ये एक ऐसी टीम है जो मेरे टॉप 4 में है। पिछले साल भी मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था, क्वालिफाई नहीं की। इस साल भी मेरे टॉप 4 में उनकी जगह है, क्योंकि अगर टीम देखे ना तो उनके पास टीम है। अब यहाँ पे ना वो टेम्पटेशन उनका एक और स्पिनर का रहता है, लेकिन आपके पास स्पिनर है ना, एक तो विघ्नेश पुथुर है और मिचेल सैटनर है, 2 अच्छे स्पिनर है आपके पास। मुझे लगता है पुथुर को आप बैक करेंगे ना, वो धीरे धीरे उनकी जो ऑफ द पिच स्पीड है वो भी बढ़ेगी। लेकिन जरूरत पड़ने पे नमन धीर भी तो गेंदबाजी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे तिलक वर्मा भी तो गेंदबाजी कर सकते हैं अगर स्पिनर की बात करें। और वैसे भी आपके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर आपको नजर आते ही है, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और अश्वनी कुमार में साथ में हार्दिक जो चौथे आपके फास्ट बॉलर बन जाते हैं। तो ओवरऑल एक सॉलिड टीम नजर आती है। मुझे लगता है कि अगर टर्निंग पिच मिली और लो पिच मिली, लखनऊ का पल्ला भारी, लेकिन अगर पिच में ठीक ठाक बाउंस है, मुंबई बहुत आगे निकल जाएगा इस मैच में, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताइए कि कौन जीत रहा है ये मैच।